देश में नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। 1 जुलाई 2024 को रात 12 बजे इनके लागू होते ही राजधानी में एफआईआर की शुरुआत भी हो गई। देर रात पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम ने देखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति रेहड़ी लगाकर पानी और गुटखा बेच रहा है। पुलिस की माने तो आने जाने वालों को दिक्कत हो रही थी। इसके बाद नए कानूनों के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया, बोहनी हो गई। इस घटना के बाद देश भर के बहुत सारे प्रमुख लोगों ने गंभीर टिप्पणियां की हैं, सवाल उठाए हैं और इन सवालों के बीच बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक बार फिर से गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और इस पत्र में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने यहां तक लिख दिया है कि 1 जुलाई को जो कानून देश भर में लागू किए गए हैं ये किए ही नहीं जा सकते, यानी ये संवैधानिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दिल्ली बार काउंसिल ने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। बेहद आसान भाषा में पूरी बात बताएंगे, ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये कानून आम आदमी के लिए इमरजेंसी की घोषणा बताए जा रहे हैं। उधर देश भर के पूर्व अधिकारी, कानून के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। फॉर्मर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीटी वेंकटेश ने इन कानूनों को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही है और यहां तक ऐलान कर दिया है कि ये नए कानून भारत को पुलिस राज में तब्दील कर देंगे। उधर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने संसद में प्रवेश से पहले जोरदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर एकदम आसान भाषा में चर्चा। आप सबको याद होगा पिछले साल के आखिरी महीने में जब संसद में जोरदार बवाल चल रहा था तो कथित तौर पर उसी का दुरुपयोग करते हुए संसद के दोनों सदनों से 146 सांसदों को बाहर कर दिया गया और बिना चर्चा के मोदी सत्ता ने अपनी इच्छा अनुसार 3 नए कानूनों को पास करवा लिया। इस पर पूर्व आईएएस और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने लिखा है कि भारत के इतिहास के 3 सबसे क्रूर आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। इन्हें संसद में बिना बहस के पारित कर दिया गया। बीएनएस की धारा 172(2) के तहत पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। बीएनएसएस की धारा 187(2) कहती है कि आप 90 दिनों तक पुलिस हिरासत में रह सकते हैं, यानी जो अब तक 24 घंटे था अब वो 90 दिन हो गया। बीएस की धारा 111 कहती है कि यदि आप सरकार के खिलाफ दृढ़ता से लिखते हैं या बोलते हैं तो आप एक आतंकवादी हैं। धारा 197 कहती है कि किसी भी जानकारी को झूठा या भ्रामक माना जा सकता है और इसलिए आप अपराधी हैं। धारा 150 और 52 कहती है कि अगर सरकार को लगता है कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार भारत की संप्रभुता को प्रभावित कर सकता है तो वो आपको अपराधी बना सकती है। भाजपा के इसका मतलब चाहे जो भी हो, जब प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काते हैं तो ये ठीक है, लेकिन नया कानून कहता है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ किसी भी टिप्पणी के लिए आपको जेल हो सकती है। अब सोचिए, आपकी बातों से यदि सरकार को लगता है कि ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ है, उसके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, तो आप आतंकवादी कहे जा सकते हैं। इस हिसाब से आपने पिछले 10 सालों में देखा है, यदि सत्ता से सवाल हो, और सत्ता तो छोड़िए, प्रधानमंत्री के परम मित्र से सवाल कर लिया जाए, उनके मुद्दों पर, उन पर लगे आरोपों पर सवाल कर लिया जाए, तो भी इनका पूरा आईटी सेल और इनके लोग कहते हैं कि ये देश के खिलाफ साजिश हो रही है, यानी सवाल को साजिश बता दिया जाता है। तो सोचिए कि आतंकवाद की धाराओं से कौन बच पाएगा, आतंकवाद के आरोपों से कौन बच पाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी संविधान को नहीं मानते, यही वजह रही कि 146 सांसदों को सस्पेंड करके नए आपराधिक कानून लाए गए। आज ये कानून देश भर में लागू हुए हैं और इसका पहला शिकार एक रेहड़ी पटरी वाला हुआ है। ये व्यक्ति दिल्ली में रोजी रोटी कमाने की जद्दोजहद कर रहा था, एफआईआर ठोक दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि चुनाव में राजनीतिक व नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं वो 146 सांसदों को सस्पेंड करके जबरन पारित कराए गए। इंडिया अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर चलने नहीं देगा। पिछले दिनों हमने आपको बताया था, दिखाया था कि किस तरीके से देश भर से सैकड़ों पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने जो भारत सरकार और राज्य सरकारों में बड़े बड़े पदों पर, सबसे बड़े पदों पर रहकर काम कर चुके हैं, सालों साल काम कर चुके हैं, उन्होंने मोदी सत्ता से ये मांग रखी, अनुरोध किया कि इन 3 नए कानूनों को 1 जुलाई से लागू मत करिए, अभी इन्हें रोक दीजिए, पहले इस पर चौतरफा चर्चा कर लीजिए ताकि इसमें जो प्रावधान संविधान के खिलाफ हैं, लोगों के अधिकारों के खिलाफ हैं, उन पर विचार विमर्श किया जा सके, जो संदेह लोगों के मन में है उनको दूर किया जा सके। देश भर के तमाम वकील, रिटायर्ड जज लगातार इस पर लिखते पढ़ते बोलते आ रहे हैं, मगर चूंकि आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में सबने देखा है कि मोदी सत्ता के ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। सीएनआरसी का मामला याद कर लीजिए, आप सबने देखा, इतनी जिद से भर गई ये सरकार, ऐसा लग रहा था मानो भारत के लिए सबसे जरूरी काम यही है, यही काम हो गया तो विश्वगुरु बन जाएंगे। ये अलग बात है कि बहुतों को मौत के घाट उतारने के बाद और बहुतों की जिंदगी तबाह करने के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे ही आपने देखा 3 कृषि कानून लाए गए, लगभग 1 साल तक देश के लाखों किसान
आंदोलन करते रहे। कथित तौर पर 750 किसानों की मौत हो गई। तब भी प्रधानमंत्री को कुछ भी गलत नजर नहीं आया। कहा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आया 2022 वाला नजदीक आ गया और लगा कि किसानों की नाराजगी से चुनावी नुकसान हो सकता है, तब जाकर साहिब सामने आए और कहने लगे कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। यानी लोगों के विरोध का, अनुरोध का, अवरोध का कोई असर नहीं होता। असर तभी होता है जब कुर्सी डोलती है, जब कुर्सी के पाए हिलते हैं। इस बार भी मोदी सरकार 3 नए कानूनों को लागू कर रही है। हालांकि सारा कार्यक्रम पहले से ही पुरानी सरकार में ही हो गया था और अब नई सरकार में इसको लागू किया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली बार काउंसिल ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और क्या लिखा है इसे जरा ध्यान से सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 1 जुलाई से जो कानून लागू किए गए हैं, इसके बारे में हमने पहले भी लिखा था और एक बार फिर से लिख रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जानते थे, यानी मोदी सरकार ये जानती थी कि 1 जुलाई की तारीख नई संसद के निर्वाचित होने के बाद आने वाली है। यानी पुरानी सरकार को यह मालूम था कि 1 जुलाई की तारीख 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम और नई सरकार बनने के बाद आएगी, नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद आएगी। इसलिए हम पाते हैं कि स्थगित तिथि जब पूर्ववर्ती सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया था, कानूनी रूप से अस्थिर है। संवैधानिक औचित्य के रूप में इन कानूनों को नवनिर्वाचित निकायों की मंजूरी और अनुमोदन के बिना बदली हुई परिस्थितियों में लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। यानी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का कहना है कि ये जो कानून आज लागू किए गए हैं, इन्हें पुरानी सरकार ने बनाया था, जबकि अब देश में नई सरकार बन चुकी है, नई संसद है। आप सब जानते हैं कि चुनाव के बाद भले ही व्यक्ति वही हो, मगर फिर भी उन्हें फिर से शपथ लेनी होती है। यानी सारी प्रक्रिया नए तरीके से होती है। तो अब नई संसद है, नई सरकार है, नई सरकार काम कर रही है। ऐसे में यदि पुरानी सरकार द्वारा कोई नियम कानून बनाया गया और अब तक लागू नहीं था और उसको यदि लागू करना है, तो एक बार फिर से नवनिर्वाचित निकायों यानी संसद की मंजूरी के बिना इनको लागू नहीं किया जा सकता। आगे इन्होंने लिखा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये जो संशोधन है, ये पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना कर रहा है। यानी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कह रहा है कि ये जो नए कानून है, ये जो कानूनों में संशोधन किया गया है, ये पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है, अवहेलना कर रहा है। एक सभ्य समाज में नई संहिता की धारा 187(3) के तहत पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 60 दिन या 90 दिन कर दिया गया है, जो कि अत्याचारपूर्ण है और दमनकारी है, क्योंकि अदालत की अनुमति के बिना हथकड़ी लगाने की पावर पुलिस को देना ये जनता के बीच राज्य यानी सरकार के आतंक का संकेत भेजती है, जो कि जस्टिस कृष्णा अय्यर के निष्कर्षों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एकांत कारावास को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है, लेकिन सरकार ने इसे नई संहिता के तहत पेश किया है। पुलिस के दायरे और कार्यों को फिर से परिभाषित करने, देश के कानून के प्रति इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय पुलिस आयोग के मुख्य सिफारिशों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। साल 1979 में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर जिसका नाम था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन ऑफ पुलिस का हवाला इस याचिका में दिया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि पुलिस पर राजनीतिक कार्यपालिका और उसके प्रमुख सलाहकारों के अत्यधिक नियंत्रण से पुलिस को कमजोर करने का अंतर्निहित खतरा है। कानून की प्रक्रिया को नष्ट करने, अधिनायकवाद के विकास को बढ़ावा देने और लोकतंत्र की नींव को हिलाने का एक उपकरण है। इसलिए दिल्ली बार काउंसिल गृह मंत्री से अनुरोध करता है कि इन कानूनों को लागू करने की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। इन्हें बढ़ाया जा सकता है और इस बीच भारत के संविधान और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून और भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों के अनुरूप संशोधन लाने के लिए इन कानूनों पर व्यापक चर्चा की जा सकती है, की जानी चाहिए। यानी दिल्ली बार काउंसिल का कहना है कि एक तो पुरानी सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों जो कि जानबूझकर आगे की तारीख में लागू किए गए, और चूंकि अब देश में नई व्यवस्था आ गई है, नई सरकार बनी है, तो बिना चर्चा बिना बहस के इन कानूनों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। संवैधानिक रूप से ये ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि पुलिस सुधारों पर काम करने के बजाय पुलिस को और ज्यादा ताकत दी जा रही है। बेहतर यह होगा कि अभी इन कानूनों को स्थगित किया जाए और इन पर विस्तृत चर्चा हो, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तथा तमाम शोध को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श किया जाए। उधर पूर्व स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीटी वेंकटेश पिछले दिनों एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के तहत कर्नाटक में आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे। ये ऐसे लोगों का समूह है जो शोषितों और पीड़ितों के समर्थन में जमीनी स्तर पर अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नए कानून भारत को पुलिस स्टेट में बदलने का प्रयास है। इन कानूनों को तैयार करने में पारदर्शिता की कमी है। इन्होंने इन कानूनों को गलत बताते हुए इसके प्रति आगाह किया। इसी कार्यक्रम में देश की मीडिया को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई कि कैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी तरह से धराशायी हो गया है और मीडिया द्वारा
द्वारा जिन लोगों को बचाया जाना चाहिए, मीडिया उन्हीं लोगों को टारगेट करने में लगा दिया गया है। आगे इस वीडियो में जांच एजेंसी को लेकर विपक्ष किस तरीके से विरोध कर रहा है उस पर बात करेंगे और देश में मुसलमानों के साथ हो रही ज्यादती तथा उन पर बोलने में संकोच खाने वालों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने जो कहा है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मगर इन दोनों बातों पर चर्चा से पहले आपको एक खुशखबरी दे देना चाहता हूं। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी कि देश में आईआईटी के 38% से ज्यादा डिग्रीधारियों को नौकरी नहीं मिल रही है। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देख लीजिए। भारत की टॉप इंजीनियरिंग संस्था से बैचलर की डिग्री लेने वाले बेरोजगार हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र गौतम अडानी यानी बड़का सेठ चीन से लगभग 30 इंजीनियर लाना चाहते हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में सहायता के लिए। एक बार फिर से सुनिए, भारत में मोटा मोटी 40% आईआईटीएंस को नौकरी नहीं मिल रही है और गौतम अडानी की कंपनी लगभग 30 चाइनीज इंजीनियर लाकर अपना काम करवाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। इस सवाल पर आप कह सकते हैं कि हो सकता है भारत में वैसे इंजीनियर ना हो, उस तरह की क्वालिटी उनके भीतर ना हो। तो सवाल यही है कि जो प्रधानमंत्री भारत से लेकर अमेरिका तक जाके घूम घूम के हर दिन न जाने कितने कॉलेज, हर हफ्ते न जाने कितने विश्वविद्यालय और बड़ी बड़ी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं खोलने का दावा करते हैं, पिछले 10 साल में क्या वो एक भी ऐसी इंजीनियरिंग संस्थान नहीं बना पाए जिससे निकलने वाले युवा भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। आपको उस चाइना के इंजीनियर चाहिए जिस चाइना ने भारत की 4100 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा, और आपकी जबान से चूं तक नहीं निकलती। एक तरफ चाइनीज फंड का आरोप लगाते हुए आप भारत के वरिष्ठ पत्रकारों को जेलों में ठूसते हैं, विपक्ष को घेरते हैं, लगातार बेबुनियाद आरोप लगाकर स्वतंत्र पत्रकारों को परेशान करते हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है, गालियां दिलवाते हैं। दूसरी तरफ उसी चीन की कंपनियां पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपया चंदा देती हैं और आपके परम मित्र चीन से इंजीनियर बुलाना चाहते हैं। चीनी कंपनियों को टेंडर दिया जाता है, सरकार भी बड़े बड़े टेंडर चीन को दे देती है। क्या ये दोहरापन नहीं है? हालांकि इसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है मगर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ये कहानी एक बार फिर से सिद्ध करती है कि खाली बातें बड़ी बड़ी है, जमीन पर हालत बद से बदतर है। उधर जांच एजेंसियों का प्रकोप तीसरे टर्म में एक बार फिर से चालू हो गया है। विपक्ष के नेताओं को लगातार जेलों में रखने का कथित प्रयास मोदी सत्ता कर रही है। इसके विरोध में संसद भवन के सामने इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जोरदार नारेबाजी की, तख्तियां लहराई। राहुल गांधी ने संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये सरकार संविधान विरोधी है। विपक्ष का आरोप है कि फिर से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हो चुका है, ये तानाशाही बंद होनी चाहिए। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी विपक्षी दलों के साथ मिलकर मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की निंदा करने के लिए नए संसद भवन के मकर द्वार पर एकजुट हुए। हम जवाबदेही की मांग करते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली इस खतरनाक प्रवृत्ति को खत्म करने की मांग करते हैं। उधर देश भर में पिछले 10 सालों से लगातार आपने देखा किस तरीके से मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ सत्ता समर्थित संगठनों के लोगों ने एक खतरनाक जंग छेड़ रखी है। इस जंग का एकमात्र लक्ष्य है सत्ता और इसमें सबसे बड़ा हथियार है धर्म, और धर्म के नाम पर गाय, भाषा, विचारधारा, बहुत कुछ। लगातार आपने देखा किस तरीके से मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी। मोदी सत्ता तीसरी बार आने के तुरंत बाद से 2-3 हफ्तों के भीतर ही देश भर में कम से कम 6 मुसलमानों की लिंचिंग की गई। कई जगह माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। जिस मुसलमान की लिंचिंग हुई उसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर भी दर्ज हो गई। हाल ही में आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरीके से 11 मुस्लिम परिवारों के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आरोपों के आधार पर। आरोप लगा मोहल्ले में एक आदमी के ऊपर और पूरे मोहल्ले को सजा दे दी गई, वो भी बकरीद के दिन। मगर इसके बावजूद सवाल यह है कि विपक्ष के नेता इन मुद्दों पर खुलकर बोल क्यों नहीं रहे। पिछले ही सालों में हमने देखा संसद में जो आज नेता प्रतिपक्ष है यानी राहुल गांधी, वो लगातार हजारों किलोमीटर की यात्रा करते रहे, कभी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर तो कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम से। और इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था देश में शांति और सद्भावना लाना, नफरत को मिटाना, बांटने वाली विचारधारा को रोकना। मगर इसके बावजूद चुनाव के बाद से जिस तरीके से देश भर में एक बार फिर से नफरत की बयार नफरती गुर्गों द्वारा बहाई जा रही है, विपक्ष के नेता उतनी मुखरता से बोल नहीं रहे हैं और बोलने में भी एक बचाव जैसा नजर आ रहा है, जिसका जिक्र आरजेडी सांसद मनोज झा ने किया है। बेहतर होगा कि आप उन्हीं की ज़बानी सुने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अक्सर मैं देखता हूं लोग साफ तौर पर मुसलमान नाम लेने से बचते हैं, अल्पसंख्यक उस कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। आप लाभ लपेट के साथ बोलने का टाइम नहीं है। खुल के अगर आप नहीं बोलेंगे, तकरीबन 20% की आबादी है, यानी कि 5 व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति मुसलमान है। अगर मैं इसको थोड़ा अंकगणित में समझाऊं तो 5 बच्चे में से अगर एक बच्चे के लिए, उसके दर्द के लिए आप नहीं सोच रहे, नहीं देख रहे, आप तो घर में खुद आग लगा रहे हैं। और ये आग ऐसी है जिसके लिए कोई अग्निशामक यंत्र काम नहीं आता। फिर हम सब बैठ करके कब्रिस्तान में बैठ करके कहेंगे कि ये क्या किया हमने अपने साथ, अपने देश के साथ। तो एक तो मुझको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को
सारे पॉलिटिकल पार्टीज को सब। अभी भरतपुर में हूं, मैं लोग नाम नहीं ले रहे साहब, बोलो ना नासिक जुनैद, क्या लग रहा है इसको बोलने में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये समझते हैं कि इन मामलों में चुप्पी रख करके और एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व वो सब काम नहीं करेगा। जब ओरिजिनल रहेगा तो फेक और फोटोकॉपी किसी को नहीं, फोटोकॉपी क्यों बनना? एक और इलेक्शन हार जाए, यही होगा ना, 3 इलेक्शन लगातार हार जाएगा, कम से कम देश तो नहीं हारेंगे ना। ये तो लगेगा ना कि 40, 42, 45% लोग अभी भी उस राजनीति के साथ नहीं है, खुल करके बोल रहे हैं। वो माता, वो मिजाज उसको लगता है तैयार करना होगा। और ये जो अक्सर नफा नुकसान वाली चीजों के कारण बहुत शाम की डिबेट क्यों जाना जरूरी है, मेरी पार्टी ने लगभग छोड़ दिया। क्यों जाए उस डिबेट में जिसमें जैसा कि आपने कहा त्यागी जी सब कुछ पहले से तय है। और मैं तो अपने कई सारे मेरे मित्र हैं